अगर हम आपको और भी अच्छे वीडियो प्रदान करना चाहते हैं तो हमें आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है और ऐसा होने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बूस्ट अप का काम करता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद महानगर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले राजेश और प्रियलेखा दो अलग अलग जातियों के थे। राजेश एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लड़का था और प्रिया एक क्षत्रिय परिवार में जन्मी थी। उनका प्यार पिछले 3 सालों से चल रहा था। प्रिया, हम अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता को कब बताएंगे? राजेश ने पूछा। राजेश, मेरे माता पिता बहुत सख्त हैं। वे हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। वे हमारे पारिवारिक परंपराओं को बहुत मजबूती से मानते हैं। प्रिया ने थोड़ी उदासी से कहा। राजेश भी इसी सोच में था। उसके माता पिता भी अंतरजातीय विवाहों के खिलाफ थे। दोनों ने बहुत सोचने के बाद गुप्त रूप से शादी करने का फैसला किया। 15 मार्च 2023 को उन्होंने एक छोटे से मंदिर में गुप्त रूप से शादी कर ली। उनके केवल 2 दोस्त ही गवाह के रूप में मौजूद थे। शादी के बाद उन्होंने जुबली हिल्स में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। शुरुआत में उनका जीवन बहुत सुखमय बीता। राजेश सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर लौटता। प्रिया भी अपनी नौकरी में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उनका सुखी जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। प्रिया के माता पिता को उनकी गुप्त शादी के बारे में पता चल गया। उन्हें यह कैसे पता चला यह भी वे नहीं जानते थे। एक दिन प्रिया को उसकी माँ का फोन आया। प्रिया, हमें पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने उस ब्राह्मण लड़के से शादी कर ली है ना? प्रिया की माँ ने गुस्से से कहा। हाँ माँ, मुझे राजेश बहुत पसंद है और हम बहुत खुश हैं। अगर हम आपको बताते तो आप कभी नहीं मानते, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। मैं खुद आपसे इस बारे में बात करने वाली थी, प्रिया ने कहा। इस पर उसकी माँ ने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। प्रिया डर से कांप रही थी। प्रिया के पिता ने कहा, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें अपने पाप का फल भुगतना होगा। प्रिया की मां ने उसे धमकी दी। उस दिन से प्रिया के माता पिता ने राजेश और प्रिया से बात करना बंद कर दिया। उन्होंने मान लिया कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। राजेश को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके माता पिता भी उससे दूर हो गए। अब वे दोनों बिल्कुल अकेले रह गए थे। किसी भी पारिवारिक सहारे के बिना अकेले होने के बावजूद वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि वे एक दूसरे को समझते थे। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उनका जीवन पलट गया। अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रात के समय उनके घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। घड़ियां रात के ठीक 3 बजे रुक जाती थीं। प्रिया को रात में सोते समय ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसके पैर पकड़कर खींच रहा हो। राजेश, इस घर में कुछ अजीब है। हर रात अजीब आवाजें आती हैं, प्रिया ने डर से कहा। राजेश ने प्रिया से कहा, प्रिया, यह सब हमारी कल्पना है, हमारा वहम है। हम नए घर में हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, पहले से ही इतनी टेंशन है। अगर हम इन बातों को भी सोचेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। ये सब छोड़ दो। राजेश ने उसे हिम्मत दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। चीजें रात में अपने आप नीचे गिर जाती थीं। अलमारी में रखी साड़ियां भी नीचे गिर जाती और कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते। कभी कभी आईने में भयानक परछाइयां दिखाई देती थीं। एक रात जब प्रिया सो रही थी तो उसे लगा कि किसी ने उसका गला दबाया है। जब ये सब बातें बहुत ज्यादा होने लगीं तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यह सब साझा किया। उनकी समस्याएं सुनने के बाद उनके दोस्तों ने कहा, तुम्हारी शादी से तुम्हारे दोनों परिवारों में कोई भी खुश नहीं है। कहीं वे गुस्से में कुछ करवा तो नहीं रहे हैं? ये शब्द सुनकर राजेश और प्रिया को भी शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनके माता पिता ही उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। राजेश और प्रिया ने अपने संदेह की पुष्टि करने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत प्रिया की बड़ी बहन अंजलि से मुलाकात की। अंजलि की शादी कुछ साल पहले हुई थी। वह उनके रिश्ते के बारे में जानती थी और माता पिता से छिपकर कभी कभी उनसे बात करती थी। उसे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था।
दीदी, हमारे घर में ऐसी ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं। सच कहूं तो वहां रहने में भी डर लग रहा है। मुझे शक है कि कहीं माँ या पापा कुछ करवा तो नहीं रहे हैं। प्रिया ने अपनी बहन से पूछा। यह सुनते ही अंजलि तनाव में आ गई। उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब प्रिया ने देखा कि वह कुछ बताने में झिझक रही है तो उसने दुखी होकर पूछा, दीदी क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, मैं इतनी समस्याओं का सामना कर रही हूँ। इस पर अंजलि ने कहा, बहन सच तो यह है कि तुम्हारी शादी के बाद माँ और पापा बहुत गुस्से में हैं। पापा तो तुम्हारे बारे में बात तक नहीं करने देते। अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछता है तो वे कहते हैं कि तुम मर गई हो और मुझसे भी यही कहने को कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? माँ गांव के एक तांत्रिक के पास गई थी। क्या तांत्रिक के पास गई थी? प्रिया चौंक कर पूछने लगी। हाँ, माँ वहां गई थी। और उसने क्या किया? पूछने पर अंजलि ने दुखी होकर कहा, जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ। माँ इस बात से बहुत नाराज थी कि तुमने अंतर जातीय विवाह किया है। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते थे जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहां जाकर माँ ने चाहा कि तुम्हें और तुम्हारे पति को सजा मिले। माँ ने उसे 1 लाख रुपए दिए। यह बताते हुए अंजलि रो रही थी। फिर क्या हुआ? राजेश गुस्से से कांपते हुए पूछ रहा था। मुझे बस इतना ही पता है। उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। यह कहकर जब वह फोन रखने वाली थी तो प्रिया ने पूछा, दीदी वह तांत्रिक कौन है और कहाँ रहता है? उसका नाम नागेश्वर राव है। गांव में सब उससे बहुत डरते हैं। वह हमारे गांव में काली देवी मंदिर के पास रहता है। उसके कामों की वजह से गांव के बहुत से लोग उससे डरते हैं, अंजलि ने बताया। उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। उन्हें सारी बातें याद आ रही थीं। ये सोचकर कि उसकी मां ने ऐसा किया है, प्रिया बहुत परेशान हो रही थी। राजेश ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मां ने कुछ किया होगा? क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? मेरे घर वाले इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रिया ने कहा। उस रात दोनों ने साथ में खाना खाया। वे सोने के लिए बेडरूम में गए। रात के करीब 11 बजे थे। वे लगभग 1 घंटे तक सोए होंगे कि 12 बज गए। अचानक उनके घर में ठंडी हवा चलने लगी। राजेश, यह ठंड सामान्य नहीं है, कुछ अजीब लग रही है, प्रिया कांपते हुए नींद में बोली। तभी अचानक उनके बेडरूम की लाइट झपझपाने लगी और फिर एक धमाके के साथ फूट गई। उस अंधेरे में उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रोना बहुत दुख भरा और भयानक था। वे दोनों बुरी तरह डर गए। कौन है वहां? राजेश डरते हुए भी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। तभी उनके सामने एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक गर्भवती महिला की थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख था। तुम कौन हो? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। वह गर्भवती आत्मा अचानक चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि घर की सारी कांच की चीजें टूट गईं। तुमने भी पाप किया है, तुम्हें भी दुख भोगना होगा, उस आत्मा ने कहा। राजेश और प्रिया ने डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। वह गर्भवती आत्मा और करीब आ गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। मैंने भी कभी तुम्हारी तरह पाप किया था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे गर्भ के साथ ही मार डाला, उस आत्मा ने रोते हुए कहा। कृपया कृपया हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्रिया ने आंसुओं के साथ विनती की। तुमने भी मेरी तरह पाप किया है, तुम्हें भी सजा भुगतनी होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, उस आत्मा ने गुस्से से कहा और वे दोनों डर से रोने लगे। ठीक उसी समय वह आत्मा गायब हो गई। लेकिन उस रात वे दोनों सो नहीं पाए। सुबह होने तक वे डरते हुए एक दूसरे को पकड़े रहे। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने घर की हालत देखी। सभी कांच की चीजें टूटी हुई थीं। दीवारों पर बड़ी बड़ी खरोंचें थीं। पेड़ और पौधे एक ही रात में सूख गए थे। प्रिया, यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। हमें किसी पुजारी या गुरुजी की मदद लेनी होगी, राजेश ने डर से कहा। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।
उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों से मिलकर सारी बातें बताईं और मदद की गुहार लगाई। तभी उनके एक दोस्त ने एक समाधान सुझाया। तुम्हें रामास्वामी गुरुजी से मिलना चाहिए। वह एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक हैं। वह भूत प्रेत और बुरी आत्माओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। दोस्तों ने उनके बारे में विस्तार से बताया। वे उनसे मिलने के लिए समय तय करना चाहते थे, लेकिन तब तक उस गर्भवती आत्मा ने उनके जीवन को नरक बनाना शुरू कर दिया था। वह हर रात उन्हें सताने लगी। ठीक रात के 3 बजे वह उन्हें नींद से जगा देती और उनका गला घोंट कर सांस रोक देती। उस घर में रहना एक भ्रम जैसा लगता था, लेकिन यह भ्रम नहीं था। यह एक वास्तविक नरक था जिसे वे भुगत रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उन्हें वह फ्लैट खाली करके चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वह फ्लैट लोन लेकर खरीदा था। अब वहां से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। प्रिया को अक्सर सांस की समस्या होने लगी। रात में उसे अस्थमा का दौरा भी पड़ता था। राजेश को भी यही समस्या होने लगी। उनके शरीर पर अजीब घाव दिखाई देने लगे। प्रिया के हाथों और पैरों पर नीले रंग के धब्बे दिखाई दिए। राजेश की पीठ पर ऐसे बड़े घाव थे जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। जब उन्होंने उस तांत्रिक से मिलने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। हर दिन फोन करने पर यही जवाब मिलता था। किसी और के पास जाने पर लोग पैसे ठगने वाले लगते थे। उन्हें लगा कि सब कुछ एक घोटाला है। उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वे ऑफिस जाने में भी असमर्थ हो गए। उनके सहकर्मियों ने उनमें आए बदलाव को देखा। वे मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। कुछ दिनों के लिए आत्मा दिखना बंद हो गई, लेकिन उसके प्रभाव से वे एक दूसरे को दोष देने लगे। फिर अचानक वे शांत हो गए, जैसे किसी शक्ति के गुलाम बन गए हों। बस जी रहे थे, खा रहे थे और सो रहे थे। लगभग 1 महीने बाद उस गर्भवती स्त्री की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार वह और भी गुस्से में और भयानक थी। उसका पेट बहुत बड़ा दिख रहा था। तुम लोग अभी भी यहीं हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। इज्जत से अपने अपने घर चले जाओ, वह गुस्से से चिल्लाई। और अचानक उसने प्रिया को जोर से मारा। एक ही झटके में बिस्तर पर लेटी प्रिया नीचे गिर गई। उसका सिर दीवार से टकराया और उसे गहरी चोट लगी। प्रिया जोर से चिल्लाई, जिससे राजेश जाग गया। उसने देखा कि प्रिया बेहोश पड़ी है और उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। राजेश पूरी तरह से घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और बड़ी मुश्किल से उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद उनका दिमाग कुछ साफ हुआ। तब उन्हें सारी घटनाएं याद आईं। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपके घर में कोई दुर्घटना हुई? क्या आप लोग लड़े थे? राजेश ने झूठ बोला, नहीं, वह बिस्तर से गिर गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह चोट ऐसी नहीं लग रही है जैसे गिरने से लगी हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोर से फेंका हो। तभी राजेश के दोस्तों ने उससे पूछा, यार क्या कोई समस्या है? इस तरह मारपीट करना ठीक नहीं है। तब राजेश को सारी बातें एक एक करके याद आईं। प्रिया भी होश में आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे और सारी कहानी विस्तार से बताई। उनके दोस्तों ने कहा, तुमने उससे मिलने में बहुत देर कर दी। यह एक बहुत बड़ी गलती है। तुम दोनों मानसिक रूप से ठीक नहीं हो। यह एक नरक है। तुम लोगों ने इतना सब कैसे सहा? अब और देर मत करो, चलो उससे मिलते हैं, एक दोस्त ने कहा। पर वह तो गांव में नहीं है। यार, वह अब गांव में आ चुके हैं। तुम लोग लगभग 2 महीने से इसी हाल में हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं यार, जब तक हम वहां रहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में हैं। यह सब किसी बुरे प्रभाव के कारण हो रहा है। तुम लोग अब उस फ्लैट में मत जाना, कुछ दिन हमारे साथ रहो, उनके दोस्त ने कहा और वे मान गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने दोस्त के फ्लैट में चले गए, लेकिन वहां भी वह आत्मा उनके सपनों में आकर उन्हें सताने लगी। जब उनके दोस्त विष्णु ने उन्हें इस तरह पीड़ित होते देखा तो उसने कहा, अगर हम और इंतजार करेंगे तो यह तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कल ही हम वहां चलेंगे। जिस रात उन्होंने यह फैसला किया वह
रात उनके लिए बहुत भयानक थी। उस आत्मा ने न केवल उन दोनों को बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे उनके दोस्त विष्णु को भी सताना शुरू कर दिया। वे उस रात सो नहीं पाए और अगली सुबह तिरुपति के पास एक छोटे से गांव पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से रामस्वामी गुरुजी के बारे में पूछा। गुरुजी, वह गांव के अंत में एक आश्रम में रहते हैं, लेकिन उनसे मिलना आसान नहीं है, एक व्यक्ति ने बताया। वे आश्रम की ओर गए। वह एक छोटा लेकिन बहुत पवित्र स्थान था। गुरुजी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि वे क्यों आए हैं। हम बहुत परेशानी में हैं, एक आत्मा हमें सता रही है, राजेश ने विनती की। लगभग 1 घंटे बाद रामस्वामी गुरुजी बाहर आए। वह लगभग 70 वर्ष के थे। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। तुम राजेश और प्रिया हो, मुझे पता है, उन्होंने कहा। गुरुजी, आपको हमारे बारे में कैसे पता? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूं, मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में पता है। तुम एक बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा से पीड़ित हो, गुरुजी ने कहा। उन्होंने गुरुजी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुरुजी ने गंभीरता से सुनकर कहा, तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक है। तुम्हारे माता पिता द्वारा करवाया गया तंत्र मंत्र बहुत खतरनाक है। उस तांत्रिक ने एक गर्भवती महिला की आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजा है, जो बहुत गुस्से में मरी थी। हाँ गुरुजी, उसने हमसे कहा था कि उसने भी हमारी तरह विवाह किया था और उसके घर वालों ने उसे गर्भ के साथ मार दिया था। हाँ, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय उसके गर्भ में 2 जानें थीं। वह गुस्से और बदले की आग में जल रही है। गुरुजी ने कहा, उस आत्मा का लक्ष्य तुम्हें अलग करना है और अगर तुम साथ रहने की कोशिश करते हो तो वह 6 महीने के भीतर तुम्हारी जान ले लेगी। और एक बात और, वह आत्मा अभी यही है, हमारे आसपास, हमारी हर बात सुन रही है। गुरुजी, अब हम क्या करें? घबराओ मत, तुम 2 दिन यहीं आश्रम में रहो, तीसरे दिन रात में मैं उसका अंत करूंगा। गुरुजी ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे। उस रात आत्मा दरवाजे पर दिखाई दी, लेकिन रक्षा वलय के कारण अंदर नहीं आ सकी। अगली रात उसने खिड़की से उन्हें डराने की कोशिश की। अगली सुबह गुरुजी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वह उस रात उनके साथ सोएंगे। उस रात आत्मा फिर से आई और गुरुजी के सामने रोती बिलखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकी और सुबह होते ही गायब हो गई। अगली रात अमावस्या थी। गुरुजी ने उन्हें एक दूसरे कमरे में बैठाया और काल भैरव की मूर्ति के सामने एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्मा ने उन्हें डराने और फुसलाने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उन्हें अपने पास बैठाए रखा। लगभग 2 घंटे तक हवन करने के बाद उन्होंने राख से 3 तावीज बनाए। उन्होंने वे तावीज उन तीनों को पहनाते हुए कहा, अब से इसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यह जल ले जाओ और इससे अपना घर शुद्ध कर लेना। उन्होंने गुरुजी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और आश्रम के लिए कुछ धन और सामान भेंट किया। अगले दिन वे अपने घर लौट आए। जैसा कि गुरुजी ने कहा था, उस दिन के बाद उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और उस आत्मा का अस्तित्व उन्हें फिर कभी महसूस नहीं हुआ। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और असली डरावनी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।